गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो कल वाला वीडियो था उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन कहते हैं हिंदी में इसको, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म में हमने पहला स्टेप जो है उसका फ्लो डायग्राम बनाया था। किसका? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का। किसका बनाया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड मीन्स स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण, ये इसका फ्लो डायग्राम बनाया था हमने। और देखिए हमने बताया आपको कि इसके अंदर 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज का नाम है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणन। दूसरी फेज है ग्रोथ, वृद्धि। तीसरी फेज है मैच्यूरेशन, परिपक्वन। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, जो पहली फेज है उसके बारे में आपको बताएं हम कि आपने जो फ्लो डायग्राम देखा उसमें आपने बार बार होने वाले माइटोटिक डिवीजन को देखा। और माइटोटिक डिवीजन जो है उसके द्वारा जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो रही हैं। प्रिमोडियल जर्म सेल बार बार माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के अनेक स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद सेकंड फेज जो है कि स्पर्मेटोगोनिया आगे ग्रोथ फेज में फिर एंट्री करेगी। और ग्रोथ फेज में क्या होगा कि इसकी शेप एंड साइज, आकार और आकृति स्पर्मेटोगोनिया की इंक्रीज हो जाएगी। और फिर स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए यहां पर थी कौन सी सेल? प्रीमोडियल सेल। प्रीमोडियल सेल से स्टार्ट हुए थे हम। प्रीमोडियल सेल फिर किसमें बदली? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फिर किसमें कन्वर्ट हुआ था? वर्धी अवस्था में या ग्रोथ फेज में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई थी। इसके बाद जो थर्ड स्टेज जो है मैच्यूरेशन फेज, ये जो स्टेज है बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है और इस फेज के बारे में भी हम यहां चर्चा करेंगे। तो मैच्यूरेशन फेज जो है इसके अंदर 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? थर्ड फेज में 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं इसको। मैच्यूरेशन फेज जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें 2 टाइप के डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन जो इसका है उस डिवीजन का नाम क्या है? फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन। क्या नाम है? फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन है वो किस टाइप का होता है? वो मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। हम जानते हैं कि मियोसिस टाइप का जो डिवीजन है उसके अंदर डिवीजन की जो फेज हैं वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेज हैं। कितनी फेज हैं?
चार, मुख्य रूप से चार फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। प्रोफेज प्रोफेज अवस्था, ये जो प्रोफेज अवस्था है ये आगे फाइव फेज में डिवाइड है। ये जो फेज है आगे इसको हम फाइव फेज में डिवाइड करेंगे, फाइव सब फेज में डिवाइड करेंगे। तो पहली फेज का नाम आएगा इसमें लेप्टोटीन। पहली फेज कौन सी है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन फेज। देखिए फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन जो मियोसिस टाइप का डिवीजन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर डिवीजन में कौन कौन सी फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पहली फेज जो है प्रोफेज, इस प्रोफेज की पहली सब फेज है उसका नाम है लेप्टोटीन। और लेप्टोटीन फेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो धागे नुमा दिखाई देते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स आर विजिबल इन द फेज ऑफ लेप्टोटीन। राइट, देखिएगा इस फेज में क्या है, क्रोमोजोम thread like chromosomes are visible means धागे नुमा, गुणसूत्र धागे नुमा दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र क्रोमोजोम गुणसूत्र धागे नुमा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? धागे नुमा दिखाई देते हैं। लेप्टोटीन फेज के अंदर ये होता है। इसके बाद है जाइगोटीन फेज। जाइगोटीन फेज में क्या होगा कि इसके बाद जाइगोटीन फेज आएगी। नंबर 2 फेज जो है उसका नाम है जाइगोटीन फेज। जाइगोटीन सेकंड फेज का नाम क्या है? जाइगोटीन। इस फेज में क्या देखो, इसमें धागेनुमा दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक क्रोमोजोम है, तो इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर्ड समजात गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? समजात गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे। समजात गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे। समजात गुणसूत्रों के क्या बनेंगे? यहां पर जोड़े बनेंगे। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनेंगे तो इस अवस्था को हम कहेंगे सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की क्रिया होगी। यहां पर किसकी क्रिया होगी? सिनेप्सिस की क्रिया होगी। सिनेप्सिस की क्रिया होगी। सिनेप्सिस जो क्रिया है वो जाइगोटीन फेज में होती है। राइट, होमोलोगस क्रोमोजोम के पेयर बनेंगे तथा सिनेप्सिस की क्रिया इसमें होगी, सिनेप्स बनेंगे। सिनेप्स बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पैकेटीन अवस्था। कौन सी स्टेज है? पैकेटीन स्टेज। थर्ड जो स्टेज है इसकी पैकेटीन। देखिए ये लेप्टोटीन, ये जाइगोटीन और ये पैकेटीन। इस स्टेज में क्या होगा? क्रोमोजोम टेट्राड।
एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो दो क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमोजोम हो गए होमोलोगस, 2 क्रोमोजोम हो गए। तो देखो यहां पर सेंट्रोमियर है, मान लो ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो 2 क्रोमोजोम में टोटल कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड। कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड। तो इसको बोलेंगे टेट्राड। ये टेट्राड बनाएंगे भाई। क्रोमोजोम क्या बनाएंगे? टेट्राड। टेट्राड फॉर्म्ड, टेट्राड बनेंगे तथा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया इसमें होगी। समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोजोम जो हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अपने खंडों का आदान प्रदान करेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, द सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्रांसफर आवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट टू वन अदर, राइट। तो यहां पर इसके कारण कौन सी क्रिया होगी? यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी, जीन विनिमय होगा। क्रॉसिंग ओवर मींस जीन विनिमय, जीन विनिमय की क्रिया होगी यहां पर। और देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटिन, और इसके बाद में है डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट जो चौथी स्टेज है डाइकाइनेसिस। चौथी स्टेज का नाम क्या है? फोर्थ स्टेज का डाइकाइनेसिस। काइनेसिस, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन होगा भाई। टर्मिनलाइजेशन होगा। टर्मिनलाइजेशन का मतलब कि क्रोमोजोम जो हैं आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। 2 क्रोमोजोम हैं, एक क्रोमोजोम जो 2n था। देखिए हमने बताया आपको फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है इसके अंदर इससे पहले सेल जो है वो होती है 2n फॉर्म में। 2n फॉर्म में होती है, बताया ना आपको कि 2n फॉर्म में होती है। तो 2n फॉर्म में है तो ये सेल कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के बाद एन हैप्लॉइड बन जाएगी। और हैप्लॉइड कैसे बनेगी कि पहले तो प्रोफेज अवस्था में क्या होगा? लेप्टोटीन अवस्था आएगा, टेट्राइड थ्रेड लाइक क्रोमोजोम होंगे, क्रोमोजोम गुणसूत्र के धागे जैसे दिखाई देंगे। जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर्ड होंगे और सिनेप्सिस की क्रिया होगी। फिर पेकिटीन अवस्था आएगी, पेकिटीन में टेट्राड फॉर्म्ड होंगे और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी जिसमें समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने खंडों का आदान प्रदान करते हैं। और फिर है डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा और गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने, मतलब एक दूसरे से टर्मिनलाइजेशन मींस अलग हो जाएंगे। तो ये थी प्रोफेज अवस्था। देखिए फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर जो पहली स्टेज थी प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था के अंदर ये 4 सब अवस्थाएं थी जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद प्रोफेज के बाद जो अगली जो स्टेज आती है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। प्रोफेज के बाद जो अवस्था आती है उस अवस्था का नाम है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद दूसरी अवस्था आती है उसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज। इस अवस्था में क्या है? इस अवस्था में क्रोमोजोम जो मिडिल प्लेट है, सेंट्रोमियर और जो न्यूक्लियस की जो मिडिल प्लेट है उस पर आकर के क्रोमोजोम एकत्रित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और इस फॉर्म में होते हैं। देखिएगा ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रोमियर है और क्रोमोजोम इस प्रकार से मध्य रेखा जो मिडिल प्लेट है इस पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोजोम है, राइट। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोजोम मध्य प्लेट पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं।
प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरी फेज है एनाफेज। तीसरी फेज है एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो अपने ध्रुवों की ओर गमन करने लग जाते हैं, अपने पोल की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसके बाद जो अवस्था है ये एनाफेज, ये देखिए न्यूक्लियस है और ये क्रोमोसोम, ये देखिए इधर एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है, ये क्रोमोसोम इधर, ये क्रोमोसोम इधर और ये मध्य भाग है इसका, ठीक है, और ये सेंट्रोमियर है। ऐसे ये क्रोमोसोम देखिए ध्रुवों की तरफ गमन करने लग जाएंगे, ये इधर और ये इधर। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और चौथी अवस्था है टीलोफेज। चौथी अवस्था है टीलोफेज। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं और 2n से किस में कन्वर्ट हो जाती है सेल? n में। 2n न्यूक्लियस कन्वर्ट इन n। इस प्रकार से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में मैंने 4 अवस्थाएं बताई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 अवस्थाएं बताई। इसके बाद प्रोफेज के बाद अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो मिडिल प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद में है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर गमन करने लग जाते हैं। देखिए मैं इसको मिटाऊं, अगर इनको नंबर 4 टीलोफेज। ये अवस्थाएं हमने 5 पढ़ी हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज ऑन मिडल प्लेट ऑफ न्यूक्लियस या गुणसूत्र केंद्रक की मध्य प्लेट पर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं और टीलोफेज में क्रोमोसोम 50-50 आधे आधे हो जाते हैं और क्रोमोसोम 2n से n एक साइड में और n एक साइड में और बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है और इस प्रकार से फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है। इसके बाद जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन है वो नॉर्मल जो माइटोटिक डिवीजन है वो होता है, जो आपने पीछे देखा है n सेल से वापस n सेल ही प्रोड्यूस होगी। ये देखिए मैच्योरेशन फर्स्ट था। इसके बाद देखिए आपको बताएं कि मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड में क्या रहेगा। मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड, इसमें क्या रहेगा, जब n ही सेल आ गई और n सेल आ गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
साइट जो फ्लो डायग्राम में आप लोग देख चुके हैं, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये एन सेल जो है ये एन ही यहां रह जाएगी, और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगी, और इस प्रकार से ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? स्पर्मेटिड की। ये था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिड का निर्माण। इसके बाद देखिए हम सेकंड जो इसकी स्टेज है उसमें एंट्री कर रहे हैं। अब इसका जो दूसरा जो भाग है उसके बारे में देखिएगा। इस पर दूसरा पार्ट है, पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण, हिंदी में बोले तो शुक्र कायांतरण, राइट। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हुई है, जो स्पर्मेटिड बनी है 4, कितनी बनी? 4 स्पर्मेटिड बनी है, 4 स्पर्मेटिड बनी है। और ये स्पर्मेटिड कैसी है? राउंड है। आपको बताया था मैंने, इसके फीचर देखिएगा, राउंड है, हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, ये स्पर्म के जैसी तो लग नहीं रही भाई, शुक्राणु के जैसी तो लग नहीं रही। क्यों? कि स्पर्म को तो अंडाणु को भेद के उसके अंदर प्रवेश करना है, और ये तो नॉन मोटाइल है। अब इस स्ट्रक्चर से, इस स्पर्मेटिड से हमें स्पर्म बनाना है, तो इसमें क्या कायांतरण होगा, इस बारे में हम यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में चर्चा करेंगे। और इसके अंदर जो बदलाव आएंगे उन बदलावों की हम चर्चा करेंगे। क्रोमोसोम जो है उसकी स्ट्रक्चर, मैं अगर रफली आपको डायग्राम बताऊं तो इस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर आप लोग हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से ये देखिएगा, ये क्रोमोसोम होगा और ये इस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, राइट। और यहां पर ये प्रोक्सिमल, ये डिस्टल, टेल, मिडल पार्ट, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जो है वो बनानी है। और इस स्पर्मेटिड से, राइट, इस स्पर्मेटिड से कैसे बनेगी? तो इसमें पहला पॉइंट चल के आ रहा है, वो है फॉर्मेशन ऑफ हेड। पहला पॉइंट क्या है? ए, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोअन। शुक्राणु के सिर का निर्माण, मीन्स शुक्राणु के सिर का निर्माण, शुक्राणु के सिर का निर्माण। शुक्राणु के सिर का निर्माण कैसे होगा, इसको देखिएगा आप कि नंबर 1, इसके अंदर कुछ पॉइंट चलेंगे, 2 पॉइंट हैं इसके। 2 पॉइंट क्या है? देखिए, नंबर 1 तो इसमें यह होगा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस, देखो गति करने के लिए वेट कम होना चाहिए, तो न्यूक्लियस के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस जितने भी हैं, छोड़ के किसको? जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। और सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये सिरिंग्स या सिकुड़ जाएगा और हल्का हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले में क्या होगा कि अनवांटेड
मेटेरियल came out unwanted material came out from the nucleus से, या हिंदी में बोलें तो केंद्रक से अनावश्यक पदार्थ बाहर आ जाता है। जैसे आरएनए, प्रोटीन, वाटर आदि। आरएनए, प्रोटीन, वाटर आदि सब बाहर आ जाएंगे एंड न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, जिस कारण से न्यूक्लियस बिकेम सिरिंक्स, मतलब केंद्रक सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक सिकुड़ जाएगा। और दूसरा जो इसमें पार्ट है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ये पहला है कि इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से अनवांटेड जो सब्सटेंस हैं, इसके इस स्पर्मेटिड के अंदर से, मैं यहां बना रहा हूं इस स्पर्मेटिड को, ये इसका न्यूक्लियस है, एन है, कि इसमें सब्सटेंस है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको, इसमें मैंने क्या बताया कि अनवांटेड सब्सटेंस क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या बचेगा? जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या रहता, क्या शेष? ओनली जेनेटिक मटेरियल स्टे इन न्यूक्लियस। इसके अंदर से वाटर, आरएनए, प्रोटीन, एंड अदर सब बाहर आ जाएंगे और इसके अंदर शेष क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या बचा रहेगा? ओनली जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रह जाएगा। ओनली जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल शेष रह जाएगा, राइट? जिस कारण से ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इस न्यूक्लियस के सिकुड़ने से क्या होगा? देखिए आगे देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा और इसके सिकुड़ने से ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस सिर्फ इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ शेष है इसमें। और ये न्यूक्लियस जो है, इसकी शेप और साइज कैसी हो जाएगी? नैरो एंड एलोंगेटेड, नैरो एंड एलोंगेटेड। तो इसमें देखो, ये पहला पॉइंट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ हेड में, ए में अनवांटेड मटेरियल बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें क्या होगा?
spherical nucleus became narrow and elongated. इसमें क्या होगा कि गोल केंद्रक सकरा व बेलनाकार हो जाता है। सकरा व बेलनाकार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सकरा व बेलनाकार होने के बाद इसी में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोवन। इसमें दो चीजें हो रही हैं, अनवांटेड मटेरियल कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। इसके बाद देखिए सेकंड जो है द स्पेरिकल न्यूक्लियस बिकम नैरो एंड एलोंगेटेड, राइट। तो ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अपन जो है इसके बाद कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में देखिए फॉर्मेशन ऑफ, इसको मिटा रहा हूं भाई, सेकंड पॉइंट है इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक्रोसोम क्या चीज है। तो एक्रोसोम देखिए ये हमारा न्यूक्लियस स्पर्म है, ये स्पर्म है और इस स्पर्म पे, इसके न्यूक्लियस पे शीर्ष भाग में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है कि न्यूक्लियस जो है स्पर्म का, उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। तो सबसे पहला है एक्रोसोम है क्या चीज, द कैप लाइक स्ट्रक्चर, ए कैप लाइक स्ट्रक्चर situated on the nucleus of sperm called acrosome, अर्थात गुणसूत्र के केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद देखिएगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, इस एक्रोसोम की फॉर्मेशन किससे होती है। तो हम बता दें आपको कि एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होती है। किससे होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा ऊपर से मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए गोल्जी काय जो है, गोल्जी बॉडी जानते हो आप लोग, गोल्जी काय। इस गोल्जी काय के अंदर अनेक वेसिकल्स, अनेक वैक्यूल्स तथा अनेक पटलिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से क्या होगा कि एक वैक्यूल्स जो है वो अपने आकार, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगी। वैक्यूल्स क्या करेगी, इंक्रीज
इन साइज, वैक्यूल्स क्या करेगी, इंक्रीज इन साइज, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, अब वैक्यूल्स इंक्रीज इन साइज, इसको कहेंगे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। इस कारण से इसको क्या कहेंगे हमें, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। देखिए ये गोल्जिकाय है, इसकी तारक, इसकी जो वैक्यूल्स जो है, इसकी रिक्तिका जो है, रिक्तिका बड़ी हो जाती है। रिक्तिका के बड़ी होने से इसको हम क्या नाम देंगे, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। फिर क्या होगा कि दो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगी, टू प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स अटैच्ड। ये जब अटैच हो जाएंगी तो इनको हम कहेंगे एक्रोसोम। क्या नाम देंगे इनको हमें, एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम। क्या होगा यहां पर, दो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जुड़ जाती हैं और एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। अब ये देखिए, ये एक्रोसोम पर आयोडिक शिफ्ट द्वारा अभिरंजित होता है। ये स्टेन किसके द्वारा होता है, अभिरंजित किसके द्वारा होता है, स्टेन या अभिरंजित किसके द्वारा होगा, पर आयोडिक शिफ्ट द्वारा अभिरंजित होता है। इसका यह अभिरंजन या स्टेन किसके द्वारा होगा, पर आयोडिक शिफ्ट के द्वारा अभिरंजित होता है। अब देखिए ये एक्रोसोम यहां है, ये है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का निर्माण किससे हुआ है, गोल्जी बॉडी से। किससे, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी में किससे, कि दो रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स आपस में जुड़ गई, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बन गया। दो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जुड़ गई, एक्रोसोम का निर्माण हो गया। इस एक्रोसोम जो है, इसका स्टेन जो है वो पर आयोडिक शिफ्ट के द्वारा होता है। ये एक्रोसोम, ये देखिएगा, ये एक्रोसोम यहां पर कैप लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है और इसके अंदर अनेक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। मैनी, यहां लिख लीजिए, मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एक्रोसोम। एक्रोसोम, इनका फंक्शन क्या है, ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ ओव्यूम। अंडे की बाहरी जो झिल्ली है उसको भेदने का या तोड़ने का या गलाने का या अपगठित करने का काम कौन करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं और ये एक्रोसोम में पाए जाते हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।